नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों से माफ़ी चाहूँगा। मैंने कल आपको बोला था कि जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा वो मैं लाइव दिखाऊँगा, ऐसा बोला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं लाइव नहीं दिखा पाया। उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी माँगूँगा, माफ़ी चाहता हूँ और धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथियों, जैसा कि कुछ लोग किसी भी कार्यक्रम को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और यदि उस कार्यक्रम में किसी विचारधारा या धर्म या फिर किसी पार्टी की यदि मोहर लगी हुई हो तो लोग, ज़्यादातर लोग जो उस कार्यक्रम की खिलाफत करते हैं। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी कार्यक्रम की या किसी भी कार्यक्रम का विरोध सिर्फ़ उसकी टैगलाइन देख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस कार्यक्रम में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो, कुछ सीखने जैसी भी चीज़ें हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे कार्यक्रम में कम से कम शरीक होकर के उसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम भी हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा आयोजित था, लेकिन इसमें क्योंकि कार्यक्रम सेंट्रल लेवल का था, उस हिसाब से केंद्र सरकार जो वर्तमान में है उनके समर्थक जो संगठन है और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा था। और जो NCST जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, उसके मुखिया और उसके सचिव, उसके अध्यक्ष और सचिव जो है वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो कार्यक्रम की जो विषय था, इस कार्यक्रम का जो विषय था वो था स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों की भूमिका या योगदान। तो इसमें हमें बहुत सारे उन महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली और एग्ज़िबिशन भी लगा हुआ था जिसमें लगभग 50 एक महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में उस प्रदर्शनी में चित्र लगे हुए थे। तो हमने उनका इतिहास देखा और बहुत सारी चीज़ें जो वक्ताओं के द्वारा कही गई उसको भी हमने ध्यानपूर्वक सुना और हमारे सुझाव भी थे, एक आध वो भी हमने रखे और एक दो प्रश्न भी थे हमारे, वो प्रश्न भी हमने पूछे। तो अच्छा लगा। प्रोग्राम में NCST के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी थे और उन NCST के सचिव डॉक्टर अलका तिवारी भी उपस्थित थे। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति माननीय आयुष त्रिवेदी सर भी थे और कुल सचिव भी थे और हमारे समाज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब। तो ये जो प्रोग्राम देखा, इसमें हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखी। तो उन तमाम चीज़ों को हमने ध्यान से सुना और उस संपूर्ण कार्यक्रम की समीक्षा भी की। तो मुझे यूँ लगता है कि यदि हम किसी भी विचारधारा का विरोध करते हैं तो अंधे होकर के उसका विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज़ का यदि आप विरोध करते हो और हो सकता है आप किसी भी विचारधारा या किसी भी व्यक्ति के सारे विचारों से सहमत ना हो पाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सच होती है और उन स्वीकार्य चीज़ों को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमने इस कार्यक्रम में देखी और एक मौका भी मिला हमें NCST के अध्यक्ष और सचिव महोदया से सीधे तौर पे संवाद करने का मौका भी मिला और हमने हमारे मुद्दे भी रखे। हालांकि इस कार्यक्रम में वनवासी कल्याण परिषद आश्रम की भूमिका थी, उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, लेकिन
एक प्रश्न ये भी हमारे दिमाग में उठता है कि आदिवासियों के लिए जो शब्द है वो संविधान में जनजातीय शब्द है। संविधान सभा में आदिवासियों को जनजाति शब्द से परिभाषित किया गया और उसमें सम्मिलित किया गया। और उस दौर में भी संविधान का जब निर्माण हो रहा था, उस दौर में भी जयपाल सिंह जी मुंडा ने इस बात का विरोध किया था कि हमें आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासी शब्द ही स्वीकार्य है और इसके अलावा हमें कोई शब्द स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में जो भी रहा होगा उस हिसाब से संविधान में जनजातीय शब्द दिया गया। कोई बात नहीं, वो ठीक है। लेकिन वनवासी जो शब्द है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से, शायद कोई विचारधारा के लोग उसको अलग तरीके से परिभाषित, आदिवासियों को अलग तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। ये लोग आदिवासी शब्द स्वीकार क्यों नहीं करते, ये प्रश्न है। कहीं न कहीं ये प्रश्न बनता है। और जो व्यक्ति वनवासी शब्द से आदिवासियों को जोड़ना चाहते हैं, वे आप में से यदि कोई विद्वान ये चीज़ जानते हैं कि आदिवासी वर्सेस वनवासी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि हर विचारधारा के लोग आदिवासियों को अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ सच होगा हम उनकी ओर बेशक जाएंगे। जो सही करेगा, जो समाज के हित में करेगा, जो आदिवासियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा और वो भी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, तो हम उनका अनुसरण करेंगे। लेकिन जो हमारे विरोध में हमें डाइवर्ट करके किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, हम वहाँ उन लोगों का साथ छोड़ देंगे। तो ये चीज़ है। और संवाद जब हमने किया और सबसे पहला प्रश्न मेरा ही था, मुझे कोडलेक्स माइक दिया गया। उसमें डॉक्टर मन्नालाल जी रावत ने ये बात बताई थी कि लगभग NCST ने, आयोग ने लगभग 200 महापुरुषों को उनके इतिहास के बारे में छानबीन करके दस्तावेजी आधार पर उनकी जीवनी, मतलब वो इतिहास में से उनको खंगाल के निकाला है। तो मैंने पहला प्रश्न यही रखा कि जो लगभग 200 महापुरुषों की फहरिस्त बताई जा रही है, यदि उन महापुरुषों की जीवनी आयोग की वेबसाइट है उसके ऊपर PDF फॉर्मेट में यदि अवेलेबल हो जाएगा, तो ये हमारे आदिवासी समाज के उन तमाम लोगों को ये सहूलियत होगी और वो आसानी से हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और हमारे महापुरुषों का इतिहास जान पाएंगे। क्योंकि इतिहास बहुत ही ज़रूरी है जानना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं इतिहास हमें भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में जहाँ जो महापुरुष रहे हैं जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है, तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं और आपको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में फलां महापुरुष रहे थे, उनके बारे में आज भी इतिहास के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ आप उस इतिहास को खंगालिए, निकालिए और अपने स्तर से लिखने की कोशिश कीजिए और आपके आसपास के लोगों को, आपके मित्रों को, आपके संबंधियों को बताएं। क्योंकि हम जानते हैं इतिहास में हमारे जो महापुरुष है वो गिने चुने एक आध मिलेंगे आपको, बाकी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में आज दिन तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं हमें इसमें अपना योगदान देना होगा। और इसी क्रम में मेरा दूसरा जो प्रश्न था वो था मानगढ़ धाम जो है, जो आपको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, और जो जलियांवाला बाग है उससे पहले मानगढ़ पे लगभग 1500 आदिवासियों ने अपने प्राण दिए थे। तो कहीं न कहीं एक हिसाब से अपन देखें तो संख्या के मामले में भी मानगढ़ में अत्यधिक खून हुआ था, अत्यधिक लोगों की हत्या हुई थी। और उसके अलावा इतिहास के स्तर से देखें, अपन ऐतिहासिक तौर पे देखें तो भी जो जलियांवाला बाग है उससे पहले की घटना है। तो कहीं न कहीं उस स्थल को आज जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसके चलते कई हमारे आदिवासी लीडर्स ने भी आवाज़ उठाई है और कई बार अखबार की सुर्खियों में भी ये बातें चलती है, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती। इसलिए मैंने सेकंड जो प्रश्न था वो मैंने यही रखा था कि मानगढ़ जो धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाए। तो ये प्रश्न मैंने जब रखा तो NCST के जो सचिव है अलका जी तिवारी ने, तो उन्होंने भी यही बात आश्वासन दिया कि बिल्कुल इसी दिशा में काम चल रहा है और बहुत जल्द मानगढ़ धाम को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाया जाएगा।
तो ये मेरा दूसरा सवाल था। और तीसरा जो सवाल था वो था मेरा कि पूरे देश में जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर अलग अलग प्रकार से टीएसपी क्षेत्र घोषित है और टीएडी जो विभाग है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, उसके माध्यम से आदिवासियों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल्स वगैरह चलते हैं। तो उन हॉस्टल्स में आदिवासी महापुरुषों की तस्वीर लगे और उनके जीवनी साथ में लिखी हो, ऐसी तस्वीरें लगाई जाए ताकि हमारे समाज के जो विद्यार्थी है वे उनको देख देख करके भी हमारे महापुरुषों को जान पाए, उनका इतिहास जान पाए। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा जो क्वेश्चन था वो हमारे खुद के हॉस्टल का मामला था, तो वो भी मैंने रखा। तो ये 4 प्रश्न मैंने सवाल रखे थे उनके सामने, और उनमें से जो NCST जो आयोग है उसके अधीन 2 सवाल थे। तो उन 2 सवाल के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदया ने आश्वस्त किया है कि वो 2 जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से हम करेंगे कि आपकी ये मांगे पूरी हो। तो यही हमारे सवाल थे। उसके अलावा जब अध्यक्ष महोदय जब स्पीच दे रहे थे, माननीय हर्ष जी चौहान दे रहे थे स्पीच, तो वे इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इतिहास तो बहुत है आदिवासियों का भी, लेकिन बात दरअसल ये है कि उनके ऊपर जब हम विभाग तो आयोग तो चाहता है कि उनका रिसर्च हो, उनके ऊपर किताबें लिखी जाए, लेकिन बात यहीं आ जाती है कि लिखने वाला कौन होगा। तो यहाँ आके बातें रुक जाती। तो कहीं न कहीं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मुझे एक सुझाव लगता है कि हालांकि मैं उस समय वो सुझाव नहीं रख पाया क्योंकि समय का अभाव था। तो मुझे कहीं न कहीं ये सुझाव लगता है कि यदि आयोग एक समिति बनाए और जहाँ पर आदिवासी महापुरुषों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है वहाँ पर वो समिति पहुँचे और उसके बारे में और भी रिसर्च करके उनकी जानकारी इकट्ठा करके एविडेंस के आधार पर दस्तावेज़ तैयार करके उनका इतिहास प्रकाशित कराएं। ये मेरा सुझाव है। और हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो आदिवासियों का जो इतिहास है वो ज़्यादातर मौखिक रूप में रहा है, क्योंकि शिक्षा नहीं होने की वजह से, शिक्षा नहीं मिलने की वजह से कहीं न कहीं वो वार्तालाप के माध्यम से, वार्ताओं में हमारे महापुरुषों की जीवनी और उनके इतिहास और उनके जो साहस था, उन्होंने जो शौर्यता दिखाई और जो आज़ादी और देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, वो कहीं न कहीं वार्ताओं के माध्यम से इतिहास बताया जाता है। तो यदि इस प्रकार से यदि आयोग समिति बना करके पूरे देश में यदि जहाँ आदिवासी महापुरुषों का स्थान बताया जाता है, जहाँ जो क्षेत्र बताए जाते हैं, उन क्षेत्रों में यदि इस तरीके से जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आदिवासियों के इतिहास को भी दस्तावेज के आधार पर और उन तमाम प्रकार के उन महापुरुषों से संबंधित जो वर्तमान में जो उनके वर्तमान में अभी जो लोग हैं उनसे संबंधित अगर उनसे इतिहास पूछा जाएगा तो शायद इस प्रकार से हम ये इतिहास तैयार करवा सकते हैं। तो यही सारी बातें थी। और मैं आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको किसी चीज़ को लेकर के अगर कोई विरोध करने का कहता है तो हमें दोनों पक्ष को देखना चाहिए। दोनों पक्ष को देखने के बाद अपने स्वविवेक से हमें निश्चित करना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही होगी और कौन सी चीज़ गलत होगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर वो चीज़ बताते हैं जो उनको अच्छी लगी। हो सकता है वो उनके स्वार्थ के लिए हो सकता है या फिर उनका दृष्टिकोण अलग रहा हो। तो हमें अपना भी दृष्टिकोण बनाना चाहिए और फिर स्वविवेक से सोच करके किसी भी चीज़ का निर्णय करना चाहिए। और आज वैसे आदिवासी अधिकार दिवस भी है, तो कहीं न कहीं हमें कल भी आदिवासियों के जो ये जो बना रखा है हमारा NCST आयोग, इसमें यही चीज़ें कल सचिव मैडम जो थे वो बता रहे थे कि आदिवासियों के लिए 2003 में अनुच्छेद 338A अमेंडमेंट करके ये इस निकाय को 2003 में बनाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आदिवासियों के जो अधिकार है यदि उनका हनन होता है तो सीधे तौर पे उनकी कार्रवाई होगी, और यही मुख्य उद्देश्य है। तो कहीं न कहीं आज आदिवासी अधिकार दिवस भी है, तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमें हमारे अधिकारों को जानना चाहिए। 5वीं 6वीं अनुसूची क्या है, उसमें हमारे सारे अधिकार, विशेषाधिकार जो है हमारे, वो हमें सारे उनमें मिलेंगे। तो हमें उन सारे अधिकारों को जानना चाहिए और यदि कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें मुखरता से बोलना चाहिए। और मानवाधिकार आयोग भी है और अपना खुद का जो आयोग है वो NCST है। तो अगर ऐसा कहीं लगता है हमें कि आदिवासियों के अधिकार का हनन हो रहा है तो हमें हमारे आयोग तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। तो ठीक है साथियों, यही कुछ बातें थी जो मुझे लगा था कि यार मैं प्रोग्राम आपको लाइव दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको पूरा प्रोग्राम नहीं दिखा सका। लेकिन हमने भी हमारे स्तर की कोशिश की, हमने भी बातें रखी, तो कहीं न कहीं अच्छा लगा ये प्रोग्राम देख करके। तो ऐसे हमें क्या है कि
यदि हमें चीज़ों को समझना है तो हमें दोनों पक्ष की चीज़ें देखनी होती है। तो बिना किसी चीज़ को जाने विरोध नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और बाकी और भी आगे अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम सोशल मीडिया से तो जुड़े रहते ही हैं। तो आप निरंतर हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए और हमारे आपसे और जुड़ेंगे हम लाइव। तो तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।